नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 22 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो आर्टिकल्स हैं वो है भारत की जो रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है उनमें निर्णायक बदलाव हुए हैं। तो ये मजबूती, स्पष्टता और आत्मनिर्भरता की ओर निर्णायक बदलाव को दर्शाती है। अब देखिए, रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना, इनमें कुछ कुछ हैं, थोड़ा देख लेते हैं पॉइंट। रक्षा व्यय जो है वो 2025-26 में 6.5 लाख, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 7 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। फिर घरेलू उत्पादन जो है वो 10 वर्षों में 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, फिर सृजन पोर्टल और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का उद्देश्य आयात की निर्भरता को कम करना है। रक्षा निर्यात भी पिछले दशक की तुलना में 34 गुना बढ़कर 23,500 करोड़ हो गया। अन्य सुधार में देखें तो रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाया गया है। आईडेक्स और प्रौद्योगिकी विकास निधि के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। आतंकवाद रोधी सख्त नीति, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयाँ। सुदर्शन चक्र मिशन का लक्ष्य 2035 तक एक भविष्योन्मुखी एवं स्वदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना। और प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 न्यू नॉर्मल्स। जैसे 5 न्यू नॉर्मल्स क्या हैं? सबसे पहला है कि आतंकवादी हमलों का कठोर जवाब। परमाणु ब्लैकमेल को सहन नहीं किया जाएगा। आतंकवादी और उनके प्रयोजनों के बीच कोई भेदभाव नहीं। संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। और वार्ता में कोई भी वार्ता से पहले आतंकवाद पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, घरेलू मोर्चों को सुरक्षित करना, जैसे वामपंथी उग्रवाद पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है। और हिंसा और लोगों की हताहत होने की संख्या में 85% की कमी आई है। वित्तीय समावेशन एवं तथा खाद्यान्न और डेयरी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन स्वदेशी चिप डिजाइन और उत्पादन में भी बढ़ावा दे रही है। तो ये सब तो ठीक है। केरल भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना। तो थोड़ा देख लेते हैं कि 2023 में जो शुरू किए डीजी केरलम कार्यक्रम के माध्यम से ये हासिल हुई है। और ये जो केरल का अक्षम प्रोजेक्ट है उन पर आधारित है डीजी केरलम कार्यक्रम। तो यही बोल रहे हैं कि अक्षम प्रोजेक्ट जो है उनके तहत मलयापुरम को भारत का पहला ई साक्षर जिला घोषित किया गया था। अब देखिए, डिजिटल साक्षरता का मतलब है ये कि व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को समझने तथा उनका उपयोग करने की क्षमता। बस बहुत ईजी। अब देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव, सरकारी कार्यकुशलता में सुधार, ग्लोबल कनेक्टिविटी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी, वित्तीय समावेशन में तेजी। तो यही सब पॉइंट है। बस बढ़ा चढ़ा के 2 लाइन लिख दिए हैं। आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं PDF अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट है कि भारत में डिजिटल साक्षरता से संबंधित चिंताएं। तो ये इंटरनेट का नैतिक उपयोग, फिर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के खतरे, ये सभी इसमें चुनौती बनकर आती है। नेक्स्ट है, भारत को व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की तत्काल आवश्यकता है। तो ये इसीलिए कानून की आवश्यकता है क्योंकि मतलब अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र भारत में, और स्थिर, भरोसेमंद और कानूनी रूप से ये स्पष्ट मतलब परिवेश बनाने की ज़रूरत होगी, जो कि भारत के व्यापक घरेलू कानूनों की इनकी मतलब ज़रूरत है। बस इसके बाद इन्हें बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाएं और हालिया उपलब्धियां। तो सबसे पहला है कि तीव्र प्रगति। तो इसमें अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति की है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र। तो कम खर्चे वाला मंगलयान मिशन को देख लें, या फिर चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग को देखें। भविष्य के मिशन भी है, जैसे गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत में मौजूदा विनियामक ढांचा यानी व्यवस्थित और क्रमिक दृष्टिकोण थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि अंतरिक्ष उद्योग के लिए मानकों की सूची 2023 में स्थापित की गई थी, जो कि इन अभियानों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। फिर भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, इन स्पेस ने 2024 में मतलब अंतरिक्ष क्षेत्र में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, प्रक्रिया बताई है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता क्यों। तो सबसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को लागू करना, जैसे बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संधियों को लागू करने के लिए कानूनी अस्पष्टता और पूर्वानुमेयता मार्गदर्शन और प्रेरणा का कार्य करेगी। परिसंचालन संबंधी चुनौतियां, यह विनियामक की बदलाव अंतरिक्ष उद्योग के समक्ष परिचालन संबंधी गंभीर चुनौतियां पेश करती है। तो यही बात है कि परिचालन संबंधी चुनौतियों को निपटने में आसानी मिलेगी, दोहरा नहीं होगा इसमें यही बोल रहे हैं कि उद्योग का दृष्टिकोण, तो यही बोल रहे हैं कि तकनीकों के दोहरे उपयोग की प्रकृति के कारण विशेष प्रकार की जटिलताएं निर्मित होती है, जो कि उद्योग का मतलब ये हो जाएगा अगर आ जाएगा कानून, तो ये दोहरा जो जटिलता है उससे बचा जा सकेगा, ताकि उसमें लिखा रहेगा कि आपको यहीं पर सिर्फ करना है, वो डॉक्यूमेंट यहीं सिर्फ दिखाना, नहीं तो अभी 2-3 जगह डॉक्यूमेंट
फिरते हैं लिए, है ना। इसके बाद है CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन के लिए रैपिडो ऑनलाइन राइडर पर जुर्माना लगाया है। तो क्या था विज्ञापन, 5 मिनट में ऑटो नहीं तो 50 रुपये पाएँ या फिर गारंटीड ऑटो, ये सभी था। तो उन्होंने इनको झूठा और भ्रामक माना है। तो देखिए, भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े नैतिक मुद्दे, तो अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उल्लंघन होता है इसमें, जैसे सूचित करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। उदाहरण भी दिया, जैसे रेड बुल जो बोला था उन्होंने, गिव्स यू विंग्स, रेड बुल गिव यू विंग्स अभियान जो चला था। इसके बाद उपयोगितावाद के खिलाफ, जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए वॉक्सवैगन जो है वो क्लीन डीजल अभियान का ग्रीन वॉशिंग मामला आया था। मतलब बोल रहा था कि मेरा वाहन जो है पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि उसमें डीजल के धुआं बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रहे थे। इसके बाद बोल रहे हैं कि कांट के निरपवाद कर्तव्यादेश का उल्लंघन होता है इसमें। कैटोलॉजिकल इम्पेरेटिव का उल्लंघन होता है, जो मनुष्यों को केवल मुनाफा कमाने का साधन के रूप में देखते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं कि हानिकारक सामाजिक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देना, जैसे फेयर एंड लवली का विज्ञापन। नेक्स्ट की स्वास्थ्य और सुरक्षा का खतरा भी होता है इसमें, जैसे जॉनसन बेबी पाउडर का विज्ञापन तब तक किया गया जब तक इसके संभावित जोखिम सामने नहीं आए। तो देखिए, GS मिल का जो हानि सिद्धांत है, ये बोलते हैं कि व्यक्ति अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता तब तक स्वीकार है जब तक इससे दूसरों को कोई हानि ना पहुंचे। तो ये JS मिल का हानि सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है कि भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 2019, उपभोक्ता सुरक्षण अधिनियम 2019 सॉरी। तो ये भ्रामक विज्ञापनों को परिभाषित करता है, उसका दंड का प्रावधान करता है। और CCPA जो है, CCPA मैंने बोल दिया, उपभोक्ता सुरक्षा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इनकी जांच करने के अधिकार भी देता है इनको। अब इसके बाद है कि भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022, खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006, औषधि एवं चमत्कारित उपचार और आक्षेपनीय विज्ञापन अधिनियम 1954। तो ये सभी हैं, है ना, भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए। नेक्स्ट है, गृह मामलों के संसदीय स्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा पर अब रिपोर्ट जारी की है। तो उन्होंने बोला है कि नवीन तकनीकों से किए जा रहे साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। तो साइबर अपराधियों का बहुआयामी प्रभाव थोड़ा देख लेते हैं। वित्तीय प्रभाव में 2019 से 2024 तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 54 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 31,500 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। इसके बाद बोल रहे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जैसे साइबर स्टॉकिंग, पहचान की चोरी, सेक्सटॉर्शन, डीपफेक, अश्लील कंटेंट। इन सभी के जो शिकार जो लोग होते हैं वो चिंता, अवसाद और घातक से पीड़ित हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में स्कैम फैक्ट्रीज चलाने के लिए मानव तस्करी, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सभी किए जाते हैं। इसमें उन्होंने मुद्दे और सिफारिशें उन्होंने क्या क्या की। तो सबसे पहला मुद्दा उन्होंने जो उठाया वह मौजूदा कानूनी कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि फ़ोटो और वीडियो पर वाटरमार्क अनिवार्य हो। इसके बाद बोल रहे हैं कि बैंकों में म्यूल अकाउंट्स बने रहते हैं, तो म्यूल अकाउंट्स पर नज़र रखने और उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए एक औपचारिक नेटवर्क बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि कुछ राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत जो सामान्य सहमति जो थी वो वापस ले ली है, जिसके कारण जाँच में देरी होती है। तो वही बोल रहे हैं कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन कर CBI को राज्यों की सहमति के बिना देश भर में साइबर अपराध मामलों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। विदेशी सेवा प्रदाताओं जैसे क्लाउड, ईमेल, VoIP से डेटा प्राप्त करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये कानूनी और कूटनीतिक कदम उठाए जाने चाहिए इसको लेकर। केवल महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए ही शिकायत निवारण और नोडल अधिकारी अनिवार्य हैं। तो वही बोल रहा है कि नोडल अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की विदेश मंत्री ने रूस की यात्रा की, तो इसका परिणाम क्या हुआ। तो आर्थिक परिणाम ये है कि भारत यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर जोर, 2030 तक $100 बिलियन तक हम लोग व्यापार ले जाना चाह रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे में यूक्रेन, पश्चिमी एशिया और अफगानिस्तान में बदलते घटनाक्रमों पर भी बातचीत की गई है। इसके बाद है लॉजिस्टिक्स में बाधाओं को हटाना और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा और उत्तरी सागर मार्ग भी इसमें शामिल हैं।
नेक्स्ट है वैश्विक और बहुपक्षीय सहयोग, जैसे G20, ब्रिक्स, SCO आदि में सहयोग, और फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी सुधार की मतलब रूस समर्थन करता है भारत को, वहाँ पर पक्ष को। भारत और रूस संबंध अगर हम लोग देखें तो व्यापार और आर्थिक संबंध हमारा 67 बिलियन डॉलर का व्यापार रहा है 2023-24 में, और 2025 में 30 बिलियन डॉलर तक ले जाने का मतलब उससे भी अधिक है, मतलब $30 के लक्ष्य से बहुत अधिक है जो ये था पहले से। अब देखिए गहन रक्षा और सुरक्षा सहयोग, S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग मतलब संयुक्त रूप से कर रहे हैं। संयुक्त अभ्यास भी हम लोग इंदिरा भी कर रहे हैं। UNSC में सुधार, UNSC में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी की भी समर्थन करता है रूस। फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष सहयोग में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और गगनयान मिशन जैसे प्रोजेक्ट में भी रूस भारत का सहयोग करता है। नेक्स्ट जो है वो डल झील, तो पहली बार खेलो इंडिया वाटर गेम्स की मेज़बानी जो है वो डल झील कर रहा है। तो डल झील देखिए श्रीनगर शहर के पूर्वी भाग में झेलम नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। 18 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्राकृतिक आर्द्रभूमि का हिस्सा है। ये अपने फ्लोटिंग गार्डन सहित मतलब 21.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैली है। प्रमुख स्रोत जो है जल का ये है अर्रान नदी। अर्रान नदी से यहाँ पर जल आती है। कहाँ पर? जल झील में। नेक्स्ट है कि सहकारी बैंकों के लिए आधारित सत्यापन फ्रेमवर्क, तो यह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए वित्तीय सेवाओं से वंचित आबादी तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, और इसमें जिला केंद्रीय सहयोग बैंकों को DCBID नामक एक पहचान देने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट जो है भारत डच रणनीतिक जल साझेदारी, 2022 में इसको स्थापित किया गया था। फोकस क्षेत्र है शहरी जल और नदी प्रबंधन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू स्थानिक प्रौद्योगिकियाँ, जल गुणवत्ता तथा नदी पर निर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो अधिकारियों को मतलब विशेषाधिकार और संरक्षण प्रदान किया गया है मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। इसमें ये बोला गया है कि शुरुआत जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की 2023 में भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह बहुउद्देशीय और बहु एजेंसी गठबंधन है। मुख्यालय भारत में, 12 देश इसमें सदस्य हैं। नेक्स्ट जो है वो है नाटो, तो नाटो ने देख लेते थोड़ा इसमें, मतलब बोल रहे हैं कि स्वीडन में अभी एक लॉजिस्टिक बेस स्थापित करने पर नाटो विचार कर रहा है। तो नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि के हस्ताक्षर के साथ हुई थी ये स्थापना। मुख्यालय ब्रुसेल्स, अभी वर्तमान में 32 सदस्य हैं। नवीनतम देश स्वीडन है। अनुच्छेद 5 इसका कहता है कि नाटो के एक या अधिक सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमला सभी सदस्यों के विरुद्ध सशस्त्र हमला माना जाएगा। नेक्स्ट जो है भारत के महारजिस्ट्रार, तो देखिए ये जो इसकी नियुक्ति है वो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसकी दायित्व है आवास गणना और जनगणना आयोजित करना, नागरिक पंजीकरण प्रणाली को संचालित करना। अन्य कार्य है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करना और मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित करना। तो ये है भारत के महारजिस्ट्रार। नेक्स्ट है स्माइल योजना, तो ये केंद्र क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये क्रियान्वयन किया जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्निवास हेतु कार्य करेगी, और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु कार्य करेगी। नेक्स्ट है कि समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ, तो ये विद्युत मंत्रालय ने समान नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ को समाप्त कर दिया गया है। ये बिजली उपभोक्ताओं को एक समान टैरिफ प्रदान करेगा। समाप्ति के कारण है 3 वर्ष की निश्चित अवधि में टैरिफ की अनिश्चितता के कारण ये किया गया है। बिजली के शुल्क निर्धारण को पारदर्शी और सुगम बनाने हेतु किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं। इसके बाद लास्ट खबर जो है वो लेबनान, उनकी राजधानी कहाँ है? बेरूत। थोड़ा देख लिया जाए लेबनान है कहाँ। तो देखिए यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है इजिप्ट, तो यहीं पर है लेबनान। तो लेबनान में सीरिया, फिर है इराक, यहाँ है जॉर्डन और यहाँ है इजराइल। तो ये कौन कौन देशों से सीमा बनाती है थोड़ा देख लें। तो इसमें उत्तर पूर्व में सीरिया और इजराइल, ये दोनों से ही सीरिया और इजराइल से सीमा बनाती है। तो देखिए उन्होंने ये कहा है कि लिटानी नदी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार लेबनान का सबसे बड़ा जलाशय जो है लेक कराओन, वो उसके जल स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ब्लू लाइन
यहीं पर है। इसके बाद याद रखिएगा कि पश्चिमी एशिया के लिवेंट क्षेत्र में स्थित ये सकरा भूभाग है। जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। बस इसमें और कुछ जानना है नहीं, थोड़ा बहुत ही है ना। चलिए आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।